4-5 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में, तो कर लिए होंगे आपने वो ना। आगे हम डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी को डाउट भी है तो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। पहले हमने लास्ट क्लास तक जो है ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लिया हुआ है ना, और क्वेश्चन भी कर लिए थे इस पर। तो इस चैप्टर का थर्ड एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना है, उसका नाम होता है बेटा बोर एटॉमिक मॉडल। अभी आप ध्यान देना सामने। तो इस चैप्टर के अंदर सीक्वेंस की पहले मैं बात कर रहा हूँ, और जो सीक्वेंस है वो ये है कि चैप्टर का नाम क्या होता है यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ने होते हैं, और 4 में से जो फर्स्ट मॉडल होता है उसका नाम क्या होता है, थॉमसन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल हम पढ़ चुके हैं। वाटरमेलन मॉडल हम जानते हैं, और इसने एटम के बारे में क्या कंट्रीब्यूट किया है कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। सेकंड जो मॉडल होता है उसका नाम होता है रदरफोर्ड मॉडल। उसने क्या कंट्रीब्यूट किया कि सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, और जब घूमेगा तो 2 फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद में जो है हमने इस रदरफोर्ड मॉडल में कुछ एप्लीकेशन भी पढ़े थे, 5 एप्लीकेशन पढ़ाए गए थे। पहला था कि रेडियस का रेशियो 10⁵ होता है, 1,00,000 होता है। ऐसा मैंने कहा होगा आपसे कि एटम का रेडियस न्यूक्लियस की तुलना में 1,00,000 गुना होता है। उसके बाद में वॉल्यूम का रेशियो होता है 10⁵15। थर्ड था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर R0 A⁻1/3। और फिर था कि डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, और फिर अल्फा थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा/2 की पावर में 4 होता है। ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा होगा कि थर्ड मॉडल पढ़ने से पहले, थर्ड मॉडल जिसका नाम होता है बोर मॉडल, इसको पढ़ने से पहले हमें 2 बीच में थ्योरीज पढ़नी होती है। एक का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और एक का नाम होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट क्या है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल। लाइट का नेचर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल का मतलब पैकेट है, अगर पैकेट है का मतलब क्वांटम है, तो क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर होता है Nhν बराबर होता है NhC/λ। E बराबर Nhν बराबर क्या होता है, NhC/λ। तो ये फॉर्मूला हमें याद करवाया गया है। आज हमें इस बोर मॉडल को शुरू करना है। ये मेन पार्ट है इस चैप्टर का, बोर मॉडल हमें पढ़ाया जाएगा। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो आगे क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो बोर मॉडल हमें पढ़ना होगा, और लास्ट में हमें क्वांटम नंबर पढ़ने होंगे। पहले क्या पढ़ना होगा बेटा, बोर मॉडल, और लास्ट में क्या होगा, क्वांटम नंबर। बट बीच में भी 2 थ्योरीज आने वाली हैं, एक का नाम होगा डी ब्रोगली और एक का नाम होगा हाइजेनबर्ग। इस चैप्टर का एक बचा हुआ कंटेंट है, लेकिन ये बड़ा काम है ना। बोर मॉडल अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान देना। देखो आप ये सोचो, आप तो बोर मॉडल तो बोर जब ये एटॉमिक मॉडल दे रहा होगा, और यहाँ पर भीड़ बहुत है, खाली पड़ा हुआ है ये तो बिल्कुल। ठीक है। बोर जब ये एटॉमिक मॉडल दे रहा होगा तो इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, थॉमसन या फिर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। मतलब ये जब बोर एटॉमिक मॉडल दे रहा होगा ना, मैं लगातार बोलूंगा, ध्यान देना। तो इसने रेफरेंस किसको लिया होगा बेटा, थॉमसन मॉडल को, फिर रदरफोर्ड मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल को। तो उसको शुरू करने से पहले मुझे रदरफोर्ड को रिवाइज करवाना चाहिए। आप ये बताइए, रदरफोर्ड तक एटम का स्ट्रक्चर क्या आ चुका था, कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, और जब घूमते हैं तो इस पर 2 प्रकार के फोर्सेस बैलेंस होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। आपको शायद पता होगा कि न्यूक्लियस से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। बट न्यूक्लियस की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 3 नाम हो सकते हैं। इसके 3 नाम कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, या फिर आप सेंट्रीपिटल बोल सकते हो, या फिर आप कुलाम्बिक फोर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया, कुलाम्बिक फोर्स। हाँ, इसका तो एक ही नाम है, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड ऑन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, किस पर बैलेंस्ड है, न्यूक्लियस पर, फिर इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है यार K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन R।
ये जो हमने लिखा है ना पॉइंट नंबर 1, ये जो हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा है ये किसके अकॉर्डिंग है? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग है, फिर बोर के अकॉर्डिंग है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग है। ये लास्ट पॉइंट था रदरफोर्ड का, बट अब ये फर्स्ट पॉइंट बन गया है किसका? बन गया है बोर का। अब इसको यूज कौन करने वाला है? बोर मॉडल। बोर ने इसकी बुराई नहीं की है भैया, बोर ने इसको एक्सेप्ट किया है, कहा है कि भैया रदरफोर्ड का ये पॉइंट सही था और उसको अभी यूज भी करने वाला है और उसको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट भी कर दिया है। इक्वेशन क्या है यहाँ पर? कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पर? mv स्क्वायर अपॉन आर। अब आप सबके मन में चल रहा होगा अरे ये तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग है, तो बोर ने क्या उखाड़ लिया? बोर ने एटम के स्ट्रक्चर में क्या कंट्रीब्यूट किया? अब इस पर विचार हमें करना है। देखो अगर हम रदरफोर्ड की बात वापस करें ना, तो रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के चार इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है फिर घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है फिर रुका हुआ है, घूमता है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमता है और कहाँ कहाँ नहीं घूमता है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। अगर हम एटम की बात करते हैं ना, समझना, देखो ये न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर एटम है। अच्छा, न्यूक्लियस और इस बाहर की बाउंड्री के बीच में जो स्पेस होता है इसका नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ नहीं घूमेगा, इसके बारे में कौन नहीं बता पाया था? रदरफोर्ड। इसके बारे में कौन बताएगा? बोर। देखो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर तो हम इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं यार, इसके चारों ओर तो हम इनफाइनाइट डॉट बना सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन हर एक डॉट पर मिलेगा या फिर कहीं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ही मिलेगा? स्पेसिफिक पॉइंट पर ही मिलेगा। का मतलब इन सभी पॉइंट में से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमेगा और कहाँ कहाँ नहीं घूमेगा, इसके बारे में कौन नहीं बता पाया है? रदरफोर्ड। कौन बताएगा? बोर। अब बोर ने क्या कहा सुनना, बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल वहीं पर ही घूमता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है? h अपॉन 2 पाई। का मतलब इन सभी पॉइंट में से, इन सभी इनफाइनाइट पॉइंट में से इलेक्ट्रॉन केवल वहीं पर घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब यह है कि इस इक्वेशन में n का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। का मतलब कोई ना कोई एक होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं कम से कम 5 बार रिपीट करूंगा तब जाके आपके बात समझ में आएगी। चलो पहली बात तो ये समझते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम शब्द लिखा हुआ है और आप जानते हैं कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो एमवीआर का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एम का मतलब ये मास है, किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। वी का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी। और आर का मतलब क्या है? रेडियस। का मतलब है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस का नाम क्या है बेटा? आर है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यदि 1h अपॉन 2 पाई आ जाए या 2h अपॉन 2 पाई आ जाए या 3h अपॉन 2 पाई आ जाए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई आ जाए ना, तो बोर कहता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां पर एमवीआर का वैल्यू h अपॉन 2 पाई का क्या आ जाए? इंटीग्रल मल्टीपल, वहीं इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है। मान लो मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का मास जो कि कांस्टेंट होता है, जो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जिसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आज हम पढ़ने भी वाले हैं, और इस पॉइंट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस जिसे हम क्या बोल रहे हैं? आर। अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन या तो 1h अपॉन 2 पाई आ जाए या 2h अपॉन 2 पाई आ जाए या 3h अपॉन 2 पाई आ जाए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई आ जाता है, बोर्ड चिल्ला के कहता है कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेकिन मान लो इस पॉइंट पर एमवीआर का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.5 h अपॉन 2 पाई आ जाए, का मतलब अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पर आ गया है तो अब बोर कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। तो बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा कि भैया हाँ न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, लेकिन इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से केवल वहीं पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा जहां पर एमवीआर क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। इससे रिजल्ट क्या आया? अब उस पर विचार हमें करना है। इससे रिजल्ट क्या आया समझना। देखो जब न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के चारों ओर जब इन सभी पॉइंट पर, न्यूक्लियस के चारों ओर जब इन सभी पॉइंट पर एमवीआर निकाला गया, एक पॉइंट नहीं है बेटा, बहुत सारे पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट है ना, जब इस पर एमवीआर निकाला गया तो सभी पॉइंट पर एमवीआर का वैल्यू 1h अपॉन 2 पाई आ रहा था। हर एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, हर एक पॉइंट पर एमवीआर कितना आ रहा है भैया? 1h अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा फिर नहीं घूमेगा? घूमेगा।
जब आगे इन सभी पॉइंट पर एमवीआर निकाला गया था ना, तो यहां पर हर एक पॉइंट पर एमवीआर कितना आ रहा था 2h/2 जब इन सभी पॉइंट पर एमवीआर निकाला गया था ना, तो इन सभी पॉइंट पर एमवीआर कितना आ रहा था 3h/2 तो इस रिजल्ट के बाद बोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं पर भी नहीं घूमता है, वो केवल और केवल फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है। कहां पर घूमता है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। और फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को शेल बोला गया या फिर क्या बोला गया है? ऑर्बिट, जो आप पहले से जानते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर शेल होते हैं और उन शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन हाँ, इन सभी शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन क्या शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे या फिर नहीं घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि इस एन का वैल्यू जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। का मतलब ये जो एन होता है, इसका मतलब क्या होता है भैया? शेल नंबर, या इसे आप क्या भी कह सकते हैं? ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें ना, चैप्टर का नाम क्या है भैया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। में सबसे पहले एटम का शेप आया था, जो क्या आया था भैया? स्फेरिकल। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस आया, किसके अकॉर्डिंग आया? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब पॉइंट नंबर 3 अब क्या आ रहा है भैया? शेल। और किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना आता है? एंगुलर मोमेंटम। कैसे निकालोगे? NH/2 अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1h/2। सेकंड शेल के लिए कितना होगा? 2h/2 और थर्ड के लिए कितना होगा? 3h/2 एंड सो ऑन। ये हम कैलकुलेशन सीख सकते हैं इस पूरे डिस्कशन में। अल्टीमेटली ये इक्वेशन है जो आपको रटना है, और ये इक्वेशन आप यूज कब करोगे? तब जो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होगा? एंगुलर मोमेंटम आपका या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का, जो आपके घर पर है या फिर एटम में? एटम है। और वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, या तो फर्स्ट शेल में या सेकंड शेल में या थर्ड शेल में, किसी भी शेल में घूम रहा है, तो उसका आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इक्वेशन है NH/2। ये जो H/2 लिखा है ना इसमें यार, ये जो H/2 लिखा हुआ है ना इसमें, इसको कभी कभी हम जो है हैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किताबों में ऐसा लिखा हुआ होता है। H/2 कांस्टेंट है, ऊपर H लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, नीचे 2 भी कांस्टेंट है, तो इसको एक नया कांस्टेंट बोल दिया गया है। इसको हम बोलते हैं हैश। क्या बोलते हैं भैया? हैश। अच्छा बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि थर्ड शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। या तो आप बोल सकते हो 3H/2 या फिर आप क्या बोल सकते हो? 3 हैश। दोनों आंसर सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि जो शेल होते हैं ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल जो होते हैं, इनका शेप सर्कुलर या फिर स्फेरिकल है? सर्कुलर। अरे एटम तो स्फेरिकल है, एटम तो कैसा है? स्फेरिकल। लेकिन जो शेल की हम यहाँ बात करें, उनका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। एटम का शेप तो स्फेरिकल है, बट शेल का शेप कैसा होता है? सर्कुलर। और जो शेल होते हैं ना, इनको हम कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, NOP से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर है? कैपिटल लेटर। कैपिटल है बेटा, गलती से भी स्मॉल मत लिख देना इनको, आप गलत हो जाएगा सब कुछ। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पी शेल है। कौन सा शेल है बेटा? पी। मतलब पी शेल का इलेक्ट्रॉन है। कौन सा शेल का इलेक्ट्रॉन है? पी। इसका ध्यान देना है, पी का इलेक्ट्रॉन है। एक तो लैंग्वेज ये है कि पी इलेक्ट्रॉन है। काउंट करके बताओ कौन सा शेल है, बताओ। अगर आप काउंट करोगे KLMNOP का मतलब 6th शेल आएगा। कौन सा आएगा भैया? 6th शेल। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है पी इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो दोनों में दिन रात का अंतर है बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि ये तो शेल है, जबकि ये क्या है? सब शेल है। समझते हैं आप? एसपीडीएफ वाला पी है ये ना। तो शेल को हमेशा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे सब शेल विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ओवरऑल इस डिस्कशन का रिजल्ट एक ही है, और वो ये है कि इस इक्वेशन को हमें रटना है, और इसको हम यूज कब करेंगे? जब क्या फाइंड करना होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो बोर मॉडल है ना, ये थर्ड एटॉमिक मॉडल बोर मॉडल है ना, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल। ये मॉडल केवल और केवल एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही अप्लाई हो पाता है। का मतलब उन्हीं स्पीशीज पर अप्लाई हो पाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? एक, है ना। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अच्छा बताओ, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, लेकिन हीलियम प्लस में कितना होगा? एक। लिथियम में 3 होता है, लेकिन लिथियम प्लस 2 में कितना होगा? एक। बेरिलियम में 4 होता है, लेकिन बेरिलियम प्लस 3 में कितना होगा? एक। अच्छा सोडियम पर ये अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं भैया? 11। लेकिन सोडियम प्लस 10 अगर लिख दिया तो इस पर अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा? होगा। का मतलब ये केवल उन्हीं स्पीशीज पर अप्लाई होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल कितना होता है? एक होता है।
अब ये मत कह देना कि सोडियम में से 10 इलेक्ट्रॉन सर आपने निकाल कैसे दिए, बेटा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सब है ना ऑन पेपर चलता है, प्रैक्टिकल नहीं है ये सब, है ना, ये सब बकवास है, ये सब है ना केवल थियोरेटिकल बातें जो हम केवल पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा ना उसने एटम के अंदर ये रोड बना दिए हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ गाड़ी चला रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। और थियोरेटिकली तो सब कुछ पॉसिबल है, थियोरेटिकली तो सोडियम में से 10 छोड़ो 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पता नहीं कैसे जो भी होंगे ही नहीं। लेकिन हाँ बात यह है कि हाँ क्या ये मॉडल इस पर अप्लाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, हो सकता है, हाँ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसा है कि ये मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही अप्लाई होता है, क्यों ये हीलियम पर अप्लाई नहीं होता, क्यों ये लिथियम पर अप्लाई नहीं होता, क्यों ये आयरन पर अप्लाई नहीं होता। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो बोर ने जो भी कैलकुलेशन किया है ना, बोर का सारा कैलकुलेशन दो इक्वेशन पर बेस्ड है। ये इक्वेशन नंबर 1 आप मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 आप मान लो। सारी कैलकुलेशन यहीं से ही शुरुआत होती है, सारी कैलकुलेशन की शुरुआत यहीं से ही होती है। बट इस इक्वेशन नंबर 1 में एक पंगा है यार, इस इक्वेशन नंबर 1 में एक पंगा है। और पंगा ये है कि दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये फोर्स का बैलेंस्ड इक्वेशन है। और यहां पर फोर्स को हमने बैलेंस किया है न्यूक्लियस पर, फिर इलेक्ट्रॉन पर, भैया इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की ओर लगने वाला फोर्स बराबर न्यूक्लियस से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स। देखिए दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पर बैलेंस्ड है यार, एक इलेक्ट्रॉन पर बैलेंस्ड है। मान लो अगर ये एटम हाइड्रोजन नहीं होता, अरे मान लो ये एटम अगर हीलियम होता, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है, फिर रिपल्शन लगता है। रिपल्शन का मतलब एक और नया फोर्स क्रिएट हो जाता, का मतलब अब ये इक्वेशन अब वैलिड नहीं है भैया, अब हमें कोई और इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ो, अगर किसी एटम के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है तो भैया ये फोर्स का इक्वेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यह कौन कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, बोर। हम सब कुछ कर सकते हैं बेटा, हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, ये कौन नहीं कर पा रहा था, बोर। तो बोर ने कहा कि छोड़ो, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन यूज करना है, तो मैं जो अपना एटॉमिक मॉडल दूंगा केवल किस लिए दूंगा भैया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। का मतलब जब भी हम इस मॉडल पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हमारे क्वेश्चंस में हमेशा या तो हाइड्रोजन एटम आएगा, हीलियम प्लस हीलियम, ये सब आएंगे। का मतलब कभी भी कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट इतना सा है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में घूमता है ना, मान लो फर्स्ट शेल में घूम रहा है, तो ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को वो एमिट करता है। का मतलब उसका एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट। हर एक शेल के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। दोबारा सुनना, हर एक शेल के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। दैट इज वाई एवरी शेल और एवरी ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। इनको हम क्या भी कहते हैं यार, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्योंकि आपने, वैसे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा इस चीज को कि भैया फर्स्ट शेल में एनर्जी कुछ -13.6 होता है, फिक्स वैल्यू होता है। सेकंड शेल में एनर्जी -3.4 होता है, फिक्स वैल्यू होता है। का मतलब हर एक ऑर्बिट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। का मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूमे ही जा रहा है, 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 तो न तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और नहीं एनर्जी को एमिट कर रहा होगा। का मतलब उसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब उस ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दैट इज व्हाई ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है फोर्थ एनर्जी लेवल, क्या लिखा हुआ है भैया, फोर्थ एनर्जी लेवल, का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ शेल। एक ही बात है। इवन ये जो ऑर्बिट होता है या जो शेल होता है, इसको हम लोग जो है स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, एक ही बात है। क्योंकि मुझे बताओ घूम कौन रहा होता है, ऑर्बिट या फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अरे ऑर्बिट तो क्या है भैया, स्टेशनरी है। तो इसके 4 नाम होते हैं, शेल तो होता ही है, ऑर्बिट तो होता ही है, एनर्जी लेवल भी होता है, और क्या भी होता है यार, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है वाली बात आपको, जल्दी से लिख लो आप इसे पूरा, जल्दी लिखना है इसे आप।
हैश होता है ना, हैशटैग वाला हैश, वो भी हैश होता है, ये भी हैश ही होता है। पढ़ना थोड़ी ना है, लिखना है वैसे भी हमें तो। लिख लिया क्या आपने? ये इस चैप्टर में एंड तक 3 प्रकार के एंगुलर मोमेंटम आएंगे, ऐसा होगा। एंड तक 3 प्रकार के एंगुलर मोमेंटम आएंगे, अभी तक केवल एक ही आया है, NH/2π। बहुत स्लो हो यार आप लोग, बहुत जल्दी लिखा करो बेटा, है ना। ऐसा है कि चौथी लेक्चर में केवल हम बोर मॉडल शुरू कर पा रहे हैं, अभी तो चैप्टर पूरा ही पड़ा हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है, मॉड्यूल के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं अभी तो थोड़ा जल्दी लिखो आप। आज की क्लास में अभी तक केवल 2 इक्वेशंस आई हैं बेटा, 2 इक्वेशंस आई हैं। पहली इक्वेशन कौन सी आई है, KQ1Q2/R² बराबर MV² और सेकंड इक्वेशन कौन सा आया है, MVR बराबर NH/2π। अब उन 2 इक्वेशन पर काम हमें करना है, मतलब डेरिवेशन कुछ करना है। अभी डेरिवेशन करना यहाँ जरूरी होता है, तो मैं करवाऊंगा भी सही यहाँ पर, और छोटी छोटी डेरिवेशन है यहाँ पर। अभी आप ध्यान देना, पेन को नीचे रख देना और फोकस करना बोर्ड पर। हाँ, कॉपी में देख के बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखवाया था मैंने आपको अभी, KQ1Q2/R² बराबर क्या होता है, MV²/R। अब ध्यान देना सामने आप। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों एनर्जी है या फिर फोर्स है? यार फोर्स है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा फोर्स है यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, न्यूक्लियस पर फिर इलेक्ट्रॉन पर बेटा ध्यान देना है ना। अब ये लंबा डिस्कशन चलेगा, पूरा बोर्ड में भरने वाला हूँ, तो फोकस करना बोर्ड पर। देखो ऐसा है कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, जब घूमता है तो उस पर 2 प्रकार की फोर्सेस बैलेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा फोर्स बैलेंस है भैया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो एक बार समझना ध्यान से आप, ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो इस वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। और आप जानते हैं कि वेक्टर जो होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। आपके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इनका क्या इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है या फिर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है? मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन तो क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन तो क्या है, ऑपोजिट है। का मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये कमी है, इसमें गलती की है हमने। जो गलती हमने की है वो ये कर दी है कि हमने दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया। बराबर करने का मतलब तो डायरेक्शन भी इक्वल कर दिया और मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दिया। सच्चाई तो ये है कि हमें इनका क्या इक्वल करना चाहिए, मैग्नीट्यूड। अरे क्या इक्वल करना चाहिए इनका, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इक्वल थोड़ा ना है। अगर डायरेक्शन इक्वल होता ना तो डायरेक्शन अगर इक्वल हो जाने पर तो बैलेंस्ड नहीं होते, वो तो फोर्स ऐड हो जाते। अरे इलेक्ट्रॉन को यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ खींच रहा है, तो ये फोर्स बैलेंस नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अरे भैया बैलेंस्ड है तभी तो ये आपस में क्या हो पा रहा है, इनका केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है तभी तो ये फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो पा रहे हैं। का मतलब मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा। चलो बताओ, ऊपर लिखा हुआ है के इंटू क्या लिखा हुआ है, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आर बराबर क्या हो जाएगा, MV²। लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मॉड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। अब समझना ध्यान से आप मेरी बात को। इस इक्वेशन के अंदर जो के लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ भैया, के, ये तो एक कांस्टेंट होता है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, इसका वैल्यू भी होता है 9 × 10⁹ तो उससे तो हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन Q1 और Q2 लिखा हुआ
हुआ है, देखो ये चार्ज है, Q1 भी चार्ज है और Q2 भी क्या है, यहाँ पर चार्ज है। Q1 भी चार्ज है और Q2 भी चार्ज है, लेकिन एक तो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। कोई भी आप Q1 को मान लिया मैंने न्यूक्लियस पर चार्ज और Q2 को हमने क्या मान लिया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। आप उल्टा भी कर सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पक्की बात है कि एक तो चार्ज यहाँ पर न्यूक्लियस पर है और एक चार्ज किस पर है भैया, इलेक्ट्रॉन पर है। हमें Q1 भी निकालना है और Q2 भी निकालना है। हमें Q2 निकालना है, बताओ Q2 किस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है यार, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसको सिंबॉलिकली मैंने क्या मान लिया है, -E, क्योंकि माइनस का तो माइनस लगा दिया, माइनस में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन हाँ इस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को मैंने कितना मान लिया है, E मान लिया है। जब भी E की आवश्यकता पड़ेगी तो E का वैल्यू में कितना पुट कर दूंगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। का मतलब ये है कि इस Q2 का वैल्यू तो हमारे को मिल गया है, Q2 की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करने वाला हूँ, -E पुट करने वाला हूँ। और अगर मैं Q1 की बात करूंगा ना, तो Q1 चार्ज है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर या फिर न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस पर। बेटा ना तुम बात कर रहे हो यार पीछे, ना ध्यान दो सामने। आप कभी यहाँ बात करते हैं, वो तो लिखता भी नहीं है नोट्स, कभी आप उधर आप पीछे बात करते हैं। अब आपसे ही पूछ रहा हूँ, कैसे नहीं, उन्होंने टोपी पहनी है ना कुछ, आप कैसे बात करें, नाम जो भी है सब सब Q1 जो है, Q1 का मतलब क्या है बेटा, चार्ज है। किस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर या फिर न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस पर चार्ज होता क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है यार 1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्लस में या फिर माइनस में, प्लस में। का मतलब Q1 का वैल्यू कितना होने वाला है, E। कितना होने वाला है, E। कब, तब जब प्रोटॉन कितना होगा, 1। अगर 2 प्रोटॉन होगा तो कितना होगा, 2E। 3 के लिए कितना होगा, 3E। का मतलब मुझे यहाँ पर ZE लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ZE। और ZE का मतलब क्या होता है, Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अरे अभी हमने कहा था कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर योर हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2। यहाँ पर प्रोटॉन केवल कितना है, 1। यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, 2। प्रोटॉन कितना है, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है यार, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं। प्रोटॉन तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इन जनरल मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है यार, ZE। का मतलब हमें Q1 भी मिल गया है और क्या भी मिल गया है, Q2 को वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा। अगर पुट करूंगा तो क्या आएगा, K इंटू ZE इंटू -E अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, mv²। लेकिन क्योंकि हमने मॉड लगाया हुआ है ना, इसलिए वो माइनस जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा KZE² अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, mv²। इसको अब हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें रटनी पड़ेगी यार। क्या इक्वेशन आया है, mv² अपॉन R बराबर KZE² अपॉन R बराबर क्या है, mv²। और सेकंड इक्वेशन तो हम पहले ही रट के बैठे हैं, जो क्या होता है, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं, जहां से मैंने क्लास की शुरुआत की थी मैं वहीं पर ही अटका पड़ा हूं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था आते ही, और क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने डिराइव कर लिया है, इक्वेशन नंबर 2 तो हमें रटना है। और ये हम इक्वेशन नंबर 2 यूज कब करते हैं, तब जब हमें क्या निकालना होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। बोर मॉडल में हमें पढ़ना क्या, क्योंकि बोर मॉडल में अभी तक तो मैंने कुछ खास आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन बोर मॉडल में हमें एप्लीकेशन पढ़नी होती है। और इसमें मैं आपको टोटल 4 एप्लीकेशन सिखाऊंगा। पहली का नाम होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जो पहली एप्लीकेशन होगी ना, उसका नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ शेल भी आप कह सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी आप बोल सकते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन होगा उसका नाम होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। आप भी बोलो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। थर्ड का नाम होता है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। और फिर चौथी का नाम होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। का मतलब चारों ही एप्लीकेशन में एक शब्द कॉमन मिलेगा, और वो शब्द क्या होगा, ऑर्बिट। देखो जो बोर थे ना, उनका पूरा जीवन निकल गया था एक ही शब्द के आगे पीछे, और वो शब्द क्या था बेटा, ऑर्बिट। समझो इस बात को आप। मैंने चैप्टर के शुरुआत से ही मैं कहता रहा हूं कि हमें इस चैप्टर में 4 मॉडल पढ़ने, लेकिन जो तीसरा मॉडल है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बताओ। इसका एटम के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्बिट। इसने सारी कैलकुलेशन किस पर की है यार, ऑर्बिट पर। और ऑर्बिट पर ये 4 कैलकुलेशन करवाएगा यार, और चारों में से पहले का नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फिर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। फिर होगा टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। फिर होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट।
मतलब चारों ही एप्लीकेशन में जो कॉमन शब्द है वो कौन है भैया, ऑर्बिट। चलिए शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन की। जो फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ना होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हमें रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। अच्छा ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगा। और जो सेकंड एप्लीकेशन में इसके तुरंत बाद पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं अभी। देखो एक डेरिवेशन जब हम करते हैं ना यूजिंग इक्वेशंस, तो डेरिवेशन करने का एक सिंपल सा रूल होता है कि जो चाहिए वो रखो और जो नहीं चाहिए उसे हटाओ। भाई हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भैया, रेडियस। और यहां पर क्या नहीं चाहिए, वेलोसिटी। क्या चाहिए, रेडियस, और क्या नहीं चाहिए, वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेशन करते समय मैं वेलोसिटी को तो हटाऊंगा लेकिन किसको रखूंगा, रेडियस को। सेम काम यहां पर भी हम करेंगे। बताओ यहां पर हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को तो रखेंगे और किसको हटाएंगे, रेडियस को। जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए हटाओ। बताओ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या वेलोसिटी और रेडियस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मुझे रेडियस को डिराइव करना है तो मुझे किसको हटाना पड़ेगा, वेलोसिटी को। मैं इक्वेशन नंबर 2 में से वेलोसिटी निकालूंगा और कहां पर पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 बोलो आप, है ना, तब मैं लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या है, एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर, ये जो वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर है ना, यहाँ पर वी है, वी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। मैं इक्वेशन नंबर 2 में से वेलोसिटी निकालूंगा और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। बताओ इक्वेशन नंबर 2 से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, अरे भैया NH अपॉन 2 पाई एम आर। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं किया यार, या यहां से v निकाला है, फर्स्ट में पुट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया। ऐसा करने से फायदा क्या हो गया कि इस इक्वेशन में वेलोसिटी तो हट चुका है और कौन बच चुका है, रेडियस। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करने का मतलब यह है कि फर्स्ट इक्वेशन में से वेलोसिटी निकालो और कहां पर पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। सेम रिजल्ट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी भी इक्वेशन में से वेलोसिटी निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो बताओ, अगला स्टेप, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर, ब्रैकेट को ओपन करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ऊपर क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमें यस रेडियस दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया, रेडियस। रेडियस को लेफ्ट में ले जाओ, बाकी सबको उधर नीचे ले जाओ, यानी कि रेडियस का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है क्या आपको यार, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, रेडियस का। किसका रेडियस है ये, ऑर्बिट का। ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला है ये। हाँ ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें कुछ कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल्स हैं। इस फॉर्मूला के अंदर एन स्क्वायर जो है ना, एन का मतलब क्या होता है, शेल नंबर। एन का मतलब क्या होता है, शेल नंबर। और जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये दो ही वेरिएबल है, बाकी सब क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। जब सभी कांस्टेंट का वैल्यू हम पुट करते हैं ना, तो कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने पर आता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। और इससे आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। हमें 4 एप्लीकेशन पढ़नी है, टारगेट पर ध्यान देना। हमारे को 4 एप्लीकेशन पढ़नी है और कितनी पढ़ चुके हैं हम, एक। और फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसमें वेरिएबल्स 2 हैं यार, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एन भी है और जेड भी है। समझ में आ रहा है क्या आपको। देखो अब ये जो फॉर्मूला है ना, या बड़ा वाला फॉर्मूला जो ये है, ये एनसीईआरटी में है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट तो कम ही है, सच्चाई तो यही है, लेकिन आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने आज का पूरा आधा घंटा इसी पर निकाला। अदरवाइज मैं आते ही रेडियस का फॉर्मूला लिखवा देता आपको। मतलब पूरी जो आधे घंटा हमने पढ़ाई की है ना अभी जो यहाँ पर, वो केवल इसी के लिए था। भले ही इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन यही पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेडियस। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। और तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। बेटा मुश्किल से ना 20 सेकंड लगेंगे डेरिवेशन करने में, कुछ भी नहीं है वैसे तो। अरे दोनों तो रटनी है आपको, ये मत करने बैठे ना यहाँ से शुरू करोगे मॉड लगाओ ओ ये रटनी है आपको दोनों इक्वेशंस तो। इसके बाद जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए हटाओ। चलो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। वेलोसिटी तो रखना है, किसको हटाना है इस बार, रेडियस को। वापस इक्वेशन नंबर 1 देखो, बोलो क्या है इक्वेशन, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस रखना है, क्या रखना है भैया, रेडियस। सेकंड इक्वेशन में से रेडियस निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में रेडियस क्या आएगा, एन एच अपॉन
2πmv, 2h/2πmv, मतलब सेकंड इक्वेशन में से मैंने रेडियस निकाला और कहां पर पुट कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा, इसको ऊपर भेज दूंगा मैं। जब इसको ऊपर भेजूंगा मैं तो अगला स्टेप क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, लेकिन 2πmv ऊपर चला जाएगा, ये 2πmv ऊपर चला गया है, बराबर क्या आएगा, mv स्क्वायर, m से m क्या हो गया है, कैंसिल, और एक v से एक v भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से क्या बच जाएगा, 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एन एच। समझ में आ रहा है क्या ये बेटा, ये फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं रहता, ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, बस डेरिवेशन करना हमें आना चाहिए, और डेरिवेशन एक बार सीख जाओगे को बहुत, क्योंकि दोनों का सेम डेरिवेशन है, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है। हाँ, इस फॉर्मूला में भी कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल है, बताओ वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पर, z और n, बाकी सब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.18 10 की पावर 6 z अपॉन n इन मीटर पर सेकेंड। तो दो फॉर्मूला रटने हैं आपको, ये जो दोनों डब्बे में बनते हैं। और जहां तक बात इन दोनों की है, जिनको मैंने टिक किया हुआ है ना, इनको हम रट नहीं सकते हैं, इसको हम डिराइव करना सीख सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। अल्टीमेटली टारगेट हमारा फिक्स है, टारगेट ये है कि बोर मॉडल में हमें 4 एप्लीकेशन पढ़नी होती है। कितनी पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर, 2। कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, रेडियस और वेलोसिटी। पूरा लिखो आप उस पूरा। लिख लिया क्या आपने?
लिख लिया क्या आपने? ये तो दो फॉर्मूला आए हैं यार, है ना, एक तो रेडियस का फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का। लेकिन मैं तो इवन ये कहूंगा कि तीन फॉर्मूला आए हैं यहाँ पर आज। तीन में से पहला फॉर्मूला मैं मानूंगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 पाई, NH/2 पाई। फिर सेकंड फॉर्मूला आया है रेडियस का, थर्ड फॉर्मूला आया है वेलोसिटी का, और उसके अलावा डेरिवेशन आया है। अब डेरिवेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसे यूज करते हैं। बाकी मेन चीज तो यह है कि मैं चाहता अगर इस टॉपिक को पढ़ाना शॉर्ट में, तो शॉर्ट एंड स्वीट तो यही रहता कि मैं आते ही तीन फॉर्मूला डायरेक्टली लिखवा देता। कौन कौन से फॉर्मूला बेटा? एंगुलर मोमेंटम का, फिर होता है रेडियस का, फिर किसका होता है? वेलोसिटी का। वो भी चलेगा, बट केवल मैंने ये दो बड़े फॉर्मूला डेरिवेशन करवाने के लिए ही सारा काम यहाँ पर किया था। अब एक बात मुझे यहाँ पर आपको समझानी है, ध्यान देना। सामने आप देखो, आप है ना, सामने देख करके बताना है ना, उस तरह मत देखना, केवल बताना कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता क्या है भैया? NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? NH/2 पाई। बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस होता है यार 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन इन मीटर पर सेकेंड होता है। दो एप्लीकेशन और हमें पढ़नी होती है, एक का नाम होता है टाइम पीरियड और एक का नाम होता है एनर्जी। देखो होता क्या है ना, ये चारों ही जो एप्लीकेशन है, ये चारों ही एप्लीकेशन में हमेशा दो वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एन भी, और क्या भी होता है? जेड भी। का मतलब इन सब का वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों का जो वैल्यू होता है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है। केवल एंगुलर मोमेंटम ही होता है, केवल एंगुलर मोमेंटम ही होता है जो केवल एन पर ही डिपेंड करता है, बट किस पर डिपेंड नहीं करता है? जेड पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को समझना आप, है ना, है तो छोटी सी बात, लेकिन फंसा देती है क्वेश्चन में कई बार। तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है ना, वो जेड पर डिपेंड करता है, फिर नहीं करता, नहीं करता। इसका वैल्यू केवल किस पर डिपेंड करता है? एन। शेल नंबर पर डिपेंड करेगा, बट डिपेंड नहीं करेगा किस पर? जेड पर। बाकी इन सबका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? एन पर भी और जेड पर भी। क्वेश्चन लिखे हैं आप। कैलकुलेट कैलकुलेट रेडियस कॉमा डायामीटर कॉमा सरकमफ्रेंस of third orbit of lithium plus 2, third orbit of Li plus 2, and velocity of electron, जल्दी से सॉल्व कर लो, टाइम पास क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एन भी 3 है और जेड भी 3 है, शेल नंबर भी 3 दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर भी 3 ही है यहाँ पर। अप्रोक्सीमेशन लेना है बेटा ना, एग्जैक्ट कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, अंधाधुंध सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेशन लो आप। 3.2 इंटू 3.2 लगभग 10 होगा भाई। हाँ क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है। चलिए रेडियस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन भी 3 है, जेड भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो
0.5 इंटू 3 कितना होता है 1.5 से थोड़ा सा बड़ा आपके 6 1.5 मान लो 1.6 मान लो, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 1.6 के बीच में आएगा। हम जानते हैं डायमीटर जो होता है डबल ऑफ रेडियस होता है, इसको डबल आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3.2 एंगस्ट्रॉम। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस कितना है 1.6 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई करने पर लगभग लगभग जो है 9.5 9.9 या 10 के आसपास इसका आंसर आएगा। मैं तो 10 एंगस्ट्रॉम ही लिखूंगा इसे लगभग। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है जो क्या होता है 2.18 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन, और जेड और एन आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यही आंसर है इसका मीटर पर सेकंड में, यानी कि 2.18 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन और लिखें फिर आप। कैलकुलेट रेडियस रेशो, कैलकुलेट रेडियस रेशो of fourth and second orbit, fourth and second orbit in He plus helium plus, in helium plus। सोचोगे तो ओरल ही हो जाएगा। हीलियम प्लस दिया हुआ है, कौन सा एटॉमिक नंबर सेम है या डिफरेंट है, सेम है, तो जेड तो कैंसिल हो जाएगा। और रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर होगा, आंसर 4:1 आएगा। भाई सिंपल सी बात है कि रेडियस का रेशियो में निकालना है तो यहाँ पर भी एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एन स्क्वायर, लेकिन एन यहाँ पर कितना है 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, आंसर आएगा इसका 4:1। फिर एक क्वेश्चन और लिखें आप। इसमें लिखें द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन एच एटम, सामने भी लिखा हुआ है इन एच एटम इज 0.85 नैनोमीटर, 0.85 नैनोमीटर। फाइंड velocity of electron, velocity of electron in that orbit, in that orbit, in that orbit। तो रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, बट पहले एन निकालना पड़ेगा, शेल नंबर निकालना पड़ेगा। सोचिए पहले शेल नंबर निकालो, उसके बाद में वेलोसिटी आएगा फिर। एन कितना आ रहा है, N4 आना चाहिए आपका, है ना। N4 आएगा तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। शेल नंबर 4 आएगा यहाँ पर। चलो टाइम पास नहीं करते हैं, देख लेते हैं सामने, बहुत कुछ पढ़ना है आगे।
देखो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं यूज कर रहा हूँ, जो होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड का वैल्यू 1 है, बट ये एंगस्ट्रॉम में होता है, फिर नैनोमीटर में होता है एंगस्ट्रॉम में। एन निकालना है यहाँ से हमें, बट लेफ्ट साइड में 0.85 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ बराबर 0.529 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ये एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आराम से कैंसिल हो रहा है, और कितना रहा है बेटा 10⁻⁻1। और जब इसको आप नीचे लेके आके ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 बराबर आएगा 0.529 0.529 इंटू आने वाला है एन स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर 16 आ जाएगा, का मतलब एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। एन का वैल्यू 4 आएगा यहाँ से। अब वेलोसिटी हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला बस पुट ही करना है, तो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन। जेड का वैल्यू 1 है और शेल नंबर 4 आ ही गया है, और ये आराम से कैंसिल भी हो रहा है, का मतलब कितना आ जाएगा 0.54 के आसपास आएगा इंटू 10⁻6 इन मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन लिखें फिर आप। क्वेश्चन लिखें आप, इफ रेडियस रेशो if radius ratio if radius ratio of two orbits if radius ratio of two orbits in h atom is in h atom is in h atom is 9:4 is 9:4, then orbits may be। ऑप्शन लिख रहा हूं मैंने, इनको लिखना है आपको। यहाँ पर आपको रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है उसका रेशियो प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, एन स्क्वायर, है ना। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगा। सोचिए बेटा, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगा। भाई सिंपल सी बात है कि एक ऑर्बिट आप n2 मान लो और एक ऑर्बिट आप n1 मान लो, और रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:4। का मतलब ये किसका रेशियो होगा, n2 अपॉन n1 होगा, फिर n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर होगा, n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। अंडर रूट अगर आप ले लोगे तो यहाँ से n2 अपॉन n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन जो आंसर में दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ के एल एम एन ओ पी के रूप में दिया हुआ है, का मतलब हमें इस रूप में आंसर निकालना है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस रूप में हमें आंसर निकालना है, जिसका ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है। एक आंसर तो इसका हो सकता है, क्या हो सकता है यार, m अपॉन एल, क्या हो सकता है m अपॉन एल, क्योंकि 3/2 तो आ ही रहा है यहाँ पर। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम 6/4 करेंगे ना, क्या करेंगे बेटा 6/4, तो 6/4 जो रेशियो होता है वो भी कितना होता है 3/2। अरे 6/4 भी कितना होता है 3/2, का मतलब इसका एक और आंसर क्या हो सकता है P एंड N का मतलब इसके दो आंसर सही है।
ये लिखने के बाद में आप पेन को नीचे रख देना, आप ध्यान देना सामने। बेटा देखो है ना, इस क्लास में ना बहुत कंफर्टेबल फील करो आप, और कंफर्ट फील इसलिए ही करना है क्योंकि आज की क्लास में मैंने केवल 3 फॉर्मूला आपको बताए हैं जो मुश्किल से 5 मिनट का कंटेंट था, और उस 5 मिनट के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। और 3 फॉर्मूला कौन कौन से आए हैं? एक तो आया है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो क्या होता है NH/2π, और एक होता है रेडियस का फॉर्मूला, और एक क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ना होता है उसका नाम क्या लिखा हुआ है सामने? टाइम पीरियड, और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये तो क्लियर है कि अगर टाइम पीरियड अगर आ जाएगा तो क्या भी आ जाएगा भैया? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड का उल्टा ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इसको समझना, ध्यान देना सामने। आप एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उसका आंसर देना है ना। इमेजिन कर लो आप कि जो एटम का अभी तक शेप आया, एटम का जो स्ट्रक्चर आया है ना, उसमें 3 बातें आ गई हैं। पहली बात कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। दूसरी बात सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तीसरी बात इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमता है? शेल में। लेकिन शेल का शेप अभी कैसा आया है? सर्कुलर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो, इमेजिन कर लो आप, बेटा ध्यान दो। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, फिर स्फेरिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में। इमेजिन करके आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से चलना चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से चलना चालू हुआ, और चलते चलते अगर मान लो वो वापस यहाँ पर लौट आए, का मतलब एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। कितने रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ? एक रिवॉल्यूशन। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक रिवॉल्यूशन में वो ट्रेवल करेगा भैया 2πr। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर ये डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होने वाला है इसका? मीटर इन 1 रिवॉल्यूशन। मीटर पर रिवॉल्यूशन, मीटर पर रिवॉल्यूशन, पर रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। बहुत आसान सा कंटेंट है, सुनते रहो अभी आप। मैंने अभी क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए करवाया दिया था आपको, सरकमफ्रेंस वाला 2πr, जिसमें हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हुआ था। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना चालू किया और वापस यहां पर लौट आएगा, मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो कितना होता है? 2πr मीटर पर रिवॉल्यूशन। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर जो रेडियस का वैल्यू पुट करूंगा, फॉर्मुला पुट करूंगा, वो एंगस्ट्रॉम में आता है, तो 10⁻⁻10 मीटर हम कर देंगे। मतलब वैल्यू हमें यहाँ पे मीटर में निकालना होगा। किसमें निकालना होगा भैया? मीटर में। अच्छा एक बार इमेजिन करो कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलना चालू होकर के वापस यहां पर लौट आया ना, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का हमें वेलोसिटी पता होता है क्या? हाँ, इस इलेक्ट्रॉन का हमें वेलोसिटी पता होता है। अरे चाहे कोई भी ऑर्बिट हो, चाहे किसी भी एटम के अंदर हो, अरे भैया हमें उसका क्या निकालना होता है? वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 10⁻6 Z/n। का मतलब हमें इसका वेलोसिटी भी निकालना आता है। बेटा सोचो, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी पता है, अगर इसका हमें डिस्टेंस भी पता है ना, तो हमें एक चीज और पता होगा, और वो क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। उस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ध्यान दो सामने आप। मान लो अगर मैंने वेलोसिटी के बारे में कहा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है यार? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें तो टाइम निकालना है, तो टाइम को उधर भेज दो कि वेलोसिटी को नीचे ले आओगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अरे टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 2πr। यूनिट आप मुझे बताओ, 2πr का यूनिट क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? मीटर पर रिवॉल्यूशन। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। का मतलब टी बराबर आने वाला है 2πr अपॉन v, बट यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंड पर रिवॉल्यूशन। सेकेंड पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, उसका नाम ही क्या होता है? टाइम पीरियड। समझो इस बात को आप। बेटा देखो, बोर एक साइंटिस्ट है, उसका पूरा जीवन काल निकल गया है एक ही शब्द के आगे पीछे। वो शब्द क्या होता है? ऑर्बिट। वो एक ऑर्बिट में लगने वाले समय को भी कैलकुलेट करता है यार। एक रिवॉल्यूशन में, एक ऑर्बिट के अंदर एक रिवॉल्यूशन में लगने वाले समय को भी कैलकुलेट करता है। और वो समय अगर निकालना है तो कैसे निकालना है भैया? 2πr अपॉन v। ये फॉर्मूला रटना नहीं है हमें तो पहले से एक फॉर्मूला रटा हुआ है, सोचो, और वो होता है वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस डिस्टेंस हमें कितना पुट करना होगा? 2πr, ताकि वो टाइम आ पाएगा जिस टाइम में कितना रिवॉल्यूशन हो पाएगा? एक रिवॉल्यूशन। और दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। अगर ये टाइम पीरियड है तो बताइए यहां से क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को सिंबॉलिकली मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया है। वो मत कर देना, न्यू मत लगा देना बेटा। फ्रीक्वेंसी जो न्यू होता है ना, तो वेव के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेव के लिए होता है। बट यहाँ तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर उल्टा करने पर क्या आ जाएगा? v अपॉन 2πr। यूनिट भी उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब पर
पर सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, v/2 रटना नहीं है इस बात को, रटना तो हमें कुछ भी नहीं है इनमें से, हमें बस दिमाग में फिट करनी है कुछ बात। जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आएगा ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बोर मॉडल पर क्वेश्चन आया तो बोर मॉडल हमेशा कैलकुलेशन करवाएगा शेल पर, तब शेल पर या फिर ऑर्बिटल पर, शेल पर मतलब ऑर्बिट पर वो कैलकुलेशन करवाएगा, शेल पर कैलकुलेशन करवाएगा। और एक शेल में, किसी भी शेल में एक रिवॉल्यूशन में लगने वाला समय अगर वो निकलवाएगा तो आराम से हम यहां से निकाल सकते हैं। अरे कैसे निकालेंगे, हमें तो बस एक फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये टाइम एक रिवॉल्यूशन का टाइम है ना, अगर ये टाइम एक रिवॉल्यूशन का टाइम है ना, तो डिस्टेंस भी किसका आएगा, एक रिवॉल्यूशन का, जो कितना होगा 2πr का। मतलब यहां से हम टी निकाल देंगे और उस टी का नाम ही क्या होता है, टाइम पीरियड। इसको रटना नहीं है हमें। एक काम मैं यहां पर करूंगा, ध्यान देना सामने आप, ये जो फॉर्मूला है ना जिसको डब्बे में मैंने बंद किया है, इसी को यहां पर लिखना है, टी बराबर ऊपर देखो 2πr लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया 2πr। इसको ओपन करो, रेडियस को ओपन करो, अरे रेडियस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड का मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर तो क्या आएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, और नीचे वेलोसिटी लिखा हुआ है यार, वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या आता है, जेड अपॉन एन आता है, जेड अपॉन एन आता है। कहने का मतलब एन कहां चला जाएगा, ऊपर, और जेड कहां जाएगा, नीचे। फालतू में ज्यादा स्टेप्स बढ़ानी नहीं है तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, यानी कि यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि यार हमें 4 एप्लीकेशन पढ़नी होती हैं, और चारों ही एप्लीकेशन तो वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एन और जेड। केवल एंगुलर मोमेंटम ही होता है जो केवल किस पर डिपेंड करता है, एन पर। अगर टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल है तो बताइए फ्रीक्वेंसी भी इसी के होगा या फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। बेटा ना ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, बस डेफिनेशन याद करना है टाइम पीरियड का। यहाँ पर डेफिनेशन याद करना है किसका भैया, टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस भी कितने के लिए आएगा, एक रिवॉल्यूशन के लिए, जो कितना होगा 2πr। आप लिख लो पूरा ये। एक क्वेश्चन लिख लें फिर आप। ये जो मैंने पढ़ाया ना बेटा, ये काम का नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आए हैं आज तक नीट पर में। तो आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो नॉट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल क्लियर बात है, ये सिलेबस में है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी ये नहीं है। इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को लिख लो आप। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन
in first and second orbit of H atom। जल्दी से सॉल्व कर लो इसे आप। ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, सामने सब कुछ लिखा हुआ ही है। अगर एच एटम है दोनों में तो जड़ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टाइम प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, एन क्यूब का मतलब यहाँ पर आएगा 1 का क्यूब और यहाँ पर आएगा 2 का क्यूब। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/8। इसका फील आपको बताना चाहिए कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सेकंड लग रहा है ना, तो सेकंड ऑर्बिट में कितना लगेगा, 8 सेकंड एक रिवॉल्यूशन में, पर रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर 8 गुना समय लग रहा है। सेकंड शेल के अंदर 8 गुना समय लग रहा है, ये इसका फील है। अभी आप पेन को नीचे रख देना और ध्यान देना सामने आप। अभी चैप्टर का मेन पार्ट चालू हो रहा है। मतलब अगर हम बोलें एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो यहीं से क्रिएट होता है। तो ये मेन पार्ट होगा, ध्यान देना। डेरिवेशन में करवाऊंगा इसका, क्योंकि वो बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज की क्लास में मेन तो 3 फॉर्मूला हमने पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जो क्या होता है NH/2π। एक फॉर्मूला किसका है, रेडियस का। एक फॉर्मूला किसका आया है, वेलोसिटी का। और एक टाइम पास फॉर्मूला किसका भी आया है, टाइम पीरियड का। वो आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। 3 फॉर्मूला भी आए हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या होने वाला है, एनर्जी। जब ये एनर्जी हम पढ़ चुके होंगे ना, तो ये बोर मॉडल भी क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। ये हमें पढ़ना है, बट ये भी बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में, है ना। आज छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में भी ये खत्म नहीं होने वाला है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें बात करनी है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो ये एनर्जी किसका एनर्जी है, ये आपका एनर्जी है, ये क्वांटम का एनर्जी है, या फोटोन का एनर्जी है, फिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का। और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर घूम रहा है, किसी शेल के अंदर। तो किसी भी शेल के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हमें एनर्जी निकालना है। चाहे तो आप एनर्जी बोल सकते हो, चाहे तो आप टोटल एनर्जी बोल सकते हो, एक ही बात होता है। और ये 2 प्रकार की एनर्जी का सम होता है। कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। का मतलब हमें 2 एनर्जी निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है k q1 q2/r। ऐसा आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं यार। k q1 q2/r² तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2/r होता है, k q1 q2/r होता है। डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, आप ध्यान देना। हाफ इस mv² की जगह मैं पुट करूंगा kz(e²/r) फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। याद है आपको इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से जो है ना, mv² की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है यार, kz(e²/r) प्लस k q1 q2/r, k q1 q2/r। अच्छा, q1 की जगह मैंने पुट कर दिया है ze, और q2 की जगह पुट कर दिया है -e। कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो न्यूक्लियस पर चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। क्या यहाँ पर भी मॉड लगा दूं क्या मैं, नहीं। अरे भैया, ये एनर्जी है, फोर्स नहीं। और एनर्जी जो हमें होता है वो वेक्टर होता है, स्केलर होता है, स्केलर। तो यहाँ पर तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो हाफ kz(e²/r) ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -kz(e²/r)। और हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, kz(e²/r)। तो kz(e²/r) को अगर आप कॉमन ले लोगे तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, ब्रैकेट में बचेगा हाफ -1। क्या बचेगा, हाफ -1 का मतलब होता है -12 का मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी। क्या मिल जाएगा भैया, टोटल एनर्जी। बट फॉर्मूला भी फाइनल आया नहीं है हमारे पास में। अब इस फॉर्मूला में एक मॉडिफिकेशन मुझे करना है कि टोटल एनर्जी बराबर -12 kz(e²/r) आ रहा है। ये जो r होता है, इस r का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। r का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और हमें रेडियस का फॉर्मूला पता होता है, जो कितना होता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। लेकिन उस फॉर्मूला से पहले एक बड़ा फॉर्मूला भी आया था यार। उस फॉर्मूला से पहले जो बड़ा फॉर्मूला आया था वो था n²h² आया था 4πa²m(k)z(e²). मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये याद करना है, कतई याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है। लेकिन मैंने ये आपको ड्राइव करना सिखाया है, उसके प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्टली वो ये फॉर्मूला ही पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
आज की क्लास में जो है ना बेटा, तीन बड़े फॉर्मूला भी आए हैं। एक बड़ा फॉर्मूला किसका आया था? रेडियस का। एक बड़ा फॉर्मूला किसका आया था? वेलोसिटी का। और एक बड़ा फॉर्मूला किसका आया है? एनर्जी। जो है वो है यार, है ना, हम बस उसको सीख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और कुछ भी नहीं है। हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। डेरिवेशन मैंने आपको इसका बता दिया है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट है और बहुत सारे क्या भी है यार, वेरिएबल्स हैं। देखो वेरिएबल्स कौन कौन है, देखो यहाँ पर एन स्क्वायर, नीचे कौन दिखता है हमें? यहाँ पर एन स्क्वायर। ऊपर जड है, ये रहा जड और ये भी जड है यार। z इंटू जेड क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर। बाकी सब क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। बाकी सब कांस्टेंट है यहाँ पर। जब सारे कांस्टेंट का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो एक फॉर्मूला आता है, वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है। किसमें आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको रटना है यार। आज की क्लास का चौथा फॉर्मूला है ये, चौथा फॉर्मूला है ये। इससे पहले कितने फॉर्मूला आ गए थे भैया? तीन। कौन कौन से? एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और वेलोसिटी। अब किसका फॉर्मूला है? एनर्जी। और हर एक के अंदर एक शब्द आपको कॉमन मिलेगा और वो शब्द क्या है यार? ऑर्बिट। क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है तो ये फॉर्मूला है, आप लिखो मत बेटा, ध्यान दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और यूनिट क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हम जानते हैं एनर्जी के कई सारे यूनिट होती हैं, जैसे जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, तो क्या भी होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब इस फॉर्मूला से जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम का मतलब कितने एटम के लिए है ये? एक एटम। जो डाउट आपको आना चाहिए यहाँ पर, जो किसी को आता ही नहीं है यहाँ पर तो, लेकिन आना चाहिए, वो ये है कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है या एटम का एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ना ये। लेकिन सच्चाई ये है कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन बोल दो, चाहे एक एटम बोल दो, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये एनर्जी है, बट इसका आंसर जूल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मैं चाहता हूं कि इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूं। अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। देखिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यूनिट क्या बन जाएगा भैया? जूल पर एटम। क्या बन जाएगा? जूल पर एटम। पर एटम तो वही है, पर एटम में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय क्या पुट कर दिया है? जूल। तो जो कॉफिशिएंट, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया है वो इतना आ गया है। कितना आ गया है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक काम मैं और करूंगा, सुनना। ये एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन का, फिर दो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये एक एटम का एक ही बात है। बताओ दो एटम का अगर एनर्जी निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई? 2 से। 3 के लिए किससे मल्टीप्लाई? 3 से। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एनर्जी निकालना अगर है एक मोल के लिए, कितने मोल के लिए? एक मोल के लिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दो काम किए मैंने यहाँ पर। पहला काम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदला है तो ये फैक्टर आया। जब मैंने पर एटम को पर मोल में कन्वर्ट किया है तो ये फैक्टर आया है। कितने मोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया? एक मोल। जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद में एक फॉर्मूला और यहां पर आता है जो होता है -1312 इंटू होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और यहां पर जो आंसर आता है ना वो आता है बेटा किलो जूल पर मोल में। किसमें आता है? किलो जूल पर मोल में। मतलब यहाँ 10 की पावर 3 आया होगा और 10 की पावर 3 की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया होगा? किलो जूल लिख दिया होगा। आपको अच्छा रहेगा कि ये फॉर्मूला भी याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी जो आंसर मिलेगा ना आपको ऑप्शन में, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? किलो जूल पर मोल में। बट इसको प्रायोरिटी नहीं देना है हमें, प्रायोरिटी तो इसी को हमें देना है। हर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला आपको याद करना होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला ही होगा, जो कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा अगर आपने इसको यूज नहीं किया ना, आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। फिर सही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी शक्लें देख करके दो चार लोग को मैं इग्नोर अलग हटा करके बात कर रहा हूं। अगर आप, क्योंकि ये बहुत बेस्ट कंटेंट मैं मानता हूं जो पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत क्लियर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसको यूज करना चाहिए आपको। बहुत बार बार हम समेटते रहते हैं चीजों को, बार बार रिवाइज करते रहते हैं और वो भी जरूरी होता है। हम बार बार बोर मॉडल को रिवाइज करे जा रहे हैं और बगल में लिखे जा रहे हैं कि क्या क्या हो गया है, क्या क्या नहीं हो गया है वगैरह।
अभी हम वापस बोल देता हूं कि आज की क्लास में अगर फॉर्मूला की हम बात करें ना, तो 4 मेन फॉर्मूला आ गए हैं। कितने मेन फॉर्मूला आ गए हैं? है तो है भैया, फॉर्मूला तो रटने ही पड़ते हैं यार। डेरिवेशन हमने करवा दिया है, डेरिवेशन भी कुछ खास ज्यादा उस पर फोकस मत करना, आप तो फॉर्मूला ही रट लेना। और फॉर्मूला कौन कौन से रटने हैं आपको? एक तो होता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम का, और उसमें एक ही वेरिएबल कौन होता है? एन। बाकी सब में कितने वेरिएबल होते हैं? तो एन भी होता है और जेड भी होता है। यहाँ फॉर्मूला क्या है यार? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा एनर्जी आया है? ये टोटल एनर्जी आया है। कौन सा एनर्जी आया है? टोटल एनर्जी। मैं चाहता हूं एक फॉर्मूला आप और रट लो, लास्ट फॉर्मूला है इस तरह का ये। एक फॉर्मूला और जो आपको रटना है वो ये है कि टोटल एनर्जी बराबर होता है यार पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू, बराबर होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि कोई काम ही नहीं आता है वो। तो ये फॉर्मूला भी आपको रटना पड़ेगा। और ये यूज कब होगा? देखो, टोटल एनर्जी तो हम यहां से निकाल देंगे, इस फॉर्मूला से निकाल देंगे, लेकिन मान लो उस क्वेश्चन में हमें टोटल एनर्जी के बजाय क्या पूछा जाए? पोटेंशियल, या क्या पूछा जाए? काइनेटिक एनर्जी। तो इस रिलेशन की हेल्प से वो भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको यार? ये मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में टोटल एनर्जी का वैल्यू फॉर एग्जांपल एक्स अगर आता है, कितना आता है यार? एक्स। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मतलब हम ये काम कर सकते हैं आराम से, है ना? मतलब अगर टोटल एनर्जी यहां से आ जाएगा तो यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या भी निकाल पाएंगे? पोटेंशियल भी, और क्या भी निकाल पाएंगे? काइनेटिक भी। आप इसको लिखो पूरा।
आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका मेन पार्ट आएगा, और जब नेक्स्ट क्लास हो जाएगी ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके होंगे मॉड्यूल के। तो आप क्लास में ज़रूर रहना, क्योंकि आगे मैं एनर्जी का मेन पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा। स्पेक्ट्रम बहुत समझने वाली चीज़ होती है, और स्पेक्ट्रम एक बार अगर आप ढंग से सीख लो ना, जीवन भर नहीं भूलोगे स्पेक्ट्रम को। तो ये लिख लिया है कि आपने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यहाँ पर एन भी 4 है और जेड भी 4 है, तो आपस में वो कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो आएगा वो तो कितना आ जाएगा भैया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जेड भी 4 है और एन भी कितना है, 4। आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इसका -13.6 आएगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, डबल ऑफ टोटल एनर्जी होगा। पोटेंशियल बराबर क्या होगा, डबल ऑफ टोटल होगा। का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू -13.6 का मतलब कितना हो जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। होगा या फिर नहीं होगा? होगा। जहां तक बात काइनेटिक एनर्जी की है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। का मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, बट साइन क्या होगा, ऑपोजिट। इसका वैल्यू आने वाला है प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क दे दिया है मैंने, सामने लिखा हुआ है, इसको करके आना आप नेक्स्ट क्लास में।